जो उन्होंने अपने पिताजी के लिए जो क्रियाक्रम करने थे, कर्मकांड करने थे, वो बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हटा। पिताजी के लिए सब कुछ प्रार्थना, आराधना, मंत्र उच्चार जो कुछ किया जाए वो सब किया, क्योंकि उनके पिताजी एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो खुद खाते पर किसी 2-3 व्यक्ति को भी साथ में जो आते तो उनको भी खिलाते। मतलब कहने का अर्थ ये कि अपना मुंह का निवाला भी किसी और को वो खिलाते, ऐसे वो व्यक्ति से एक अच्छे और भले इंसान थे। तो यहाँ से गिरधारी का पात्र शुरू होता है कि अपनी पिताजी की अंतिम क्रिया हो जाने के बाद अब गांव वालों में ये उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि जमींदार उनके पास जो 5 बीघा जमीन थी गिरधारी के पास, तो वो 5 बीघा जमीन वो बिल्कुल कुएं के साथ में थी और उसकी 3 फसल भी होती थी। इसलिए जो जमींदार है वो गिरधारी को जमीन देंगे या क्या, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी निश्चय किया कि उस जमीन को लेने में लालायित हुए, क्योंकि वो फसल फलद्रुप और अच्छी थी। तो जमींदार भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो जो दूसरे ज्यादा लगन दे सके उसको वो जमीन दे दे, पर उन्होंने प्राथमिकता गिरधारी को दिया और गिरधारी को कहा कि तुम्हारा पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, पर इस जो जमीन है वो जमीन में आपको दे सकता, पर उसका 8 रुपया लगन तो रहेगा, पर 100 रुपया उसका नजर आपको देना पड़ेगा। तब गिरधारी वो अपने आप से मुरझा गया और कहने लगा, मालिक मैं 100 रुपया तो कहाँ से लाऊं? घर की तो ये हालत हो गई कि अभी तो घर का 1 टन का खाना भी मुश्किल हो गया। जब पिताजी थे तो पाक आता था, तो क्या करें, पिताजी 5 महीने बीमार रहे तो जो धान था, जो अनाज था, वो भी उनकी दवा के अंदर चला गया। वो फिर जमींदार ने कहा कि आपकी बात तो सही है, पर मैं भी क्या करूं, मेरे यहाँ भी डिप्टी साहब और सरकार के अन्य अधिकारी आते हैं, तो उनका भी मेहमानगिरी में उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इसलिए मैं सब लोग तो 10 रुपया लगन लेते हैं, पर मेरे हिसाब से मैं 8 रुपया लूँगा, पर जो नज़र है उसका तो आपको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। तो गिरधारी बोला कि मेरे पास 2 बैल है, वो उनको बेचूंगा तभी भी मेरे पास 50 रुपया ही आएगा, और 3-4 पेड़ है उनको बेचूंगा तो 25 रुपया के करीब ही आएगा। तो इसीलिए 100 रुपया की रकम जुटा पाना मेरे लिए मुश्किल है। पर वो जो जमींदार है, वो जमींदार 1 सप्ताह का उससे टाइम देता है गिरधारी को, फिर वो चला जाता है, कहता है कि 100 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। तब से उस दिन गिरधारी ने रात को खाना नहीं खाया, उसकी घरवाली ने भी खाना नहीं खाया। गिरधारी एकदम अस्कमंजसता में पड़ गया। वो अपने आप को कोसने लगा, वो अपने आप को नीचा देखने लगा, क्योंकि अभी भी जो खेत है, जो खेत में 20 वर्ष तक उनके पिताजी ने उनको खेत को पाला था, क्योंकि जो खेत है उनके लिए वो एक माँ है, स्वाभिमान है, अपना गुरूर है।
क्योंकि उसके साथ उनको लगाव हो गया था, आत्मीयता का रिश्ता हो गया था। क्योंकि उनके बिना तो वो कैसे रहेंगे। सब कुछ उनके लिए आजीविका ही नहीं, पर सब कुछ जो कुछ कहे संपूर्ण रूप से तो वो उनका खेत है। तो वो ये सब बातें विचार करके वो अपने आप को कोसने लगता है। दूसरा विचार उसको ये आता है कि हमारा खेत चला जाएगा तो हमें मजदूरी के लिए किसी और के यहाँ श्रमिक के रूप में जाना पड़ेगा और जो वो कहेंगे वही काम करना पड़ेगा। तो वो तो हमारे लिए कैसी विडंबना है। इसलिए वो अपने आप को कोसने लगता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। वो कुछ अपने आप से प्रश्न करता है। उनकी गरीबी की दयनीयता से वो अपने आप ही टूट जाता है। एक सप्ताह चला जाता है। जो जमींदार है वो जमींदार जो ओमकारनाथ है उनको खेत दे देता है। इतना दुखी हो जाता है गिरधर कि खेत बिना तो मैं कैसे जी पाऊंगा, क्योंकि 20 वर्ष के साथ पिताजी के साथ में गया, जो हमारा सब कुछ था वो मैं तो लुट गया। अब मैं क्या करूं। उस दिन से वो बहुत टूट जाता है। मंगल सिंह उसके पास आता है। मंगल सिंह कहता है कि आपके खेत तो अभी रही नहीं, तो आपके जो 2 बैल है उसका क्या करेंगे आप। उसी टाइम पे बनिया आता है। बनिया कहता है कि मेरे जो 50 रुपया है वो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पहले खेत था, अब तो खेत भी आपके पास नहीं रहा, तो आप पैसे भी कैसे जुटा पाएंगे, तो हमें आप तुरंत देना पड़ेगा। वो भड़कने लगा। तभी उनको कहता है कि पहले इतना इंतजार किया, एक दिन तुम और इंतजार कर लो। तो जो बैल था, जो 2 बैल थे, वो बैल नहीं, वो प्राणी नहीं, पर उनके घर के सभ्य थे। उनके साथ उनकी मोहब्बत थी, क्योंकि जो कुछ करना, खेत में करना, हल जोड़ना, सब कुछ करना उनके हाथ से होते हैं। वो उनके दोनों हाथ थे, गिरधारी के दोनों हाथ थे। उतना प्यार दुलार वो अपने बैल से करता था। पर वो बड़ा मन मना के मंगल सिंह को कहता है कि आप बैल लेके जाओ, मेरे नज़र के सामने तो वो रहेंगे। और वो मंगल सिंह उस अवसर का फायदा उठाकर 80 रुपया का जो बैल था वो 60 रुपये में लेके जाता है। वो बैल लेके जाता है। उधर हालत गिरधारी की बहुत खराब हो जाती है। वो जैसे वो बैल लेके जाता है, सुबह से शाम होती है, तो उस टाइम पे गिरधारी कहीं पे चला जाता है। उसकी जो पत्नी है वो उसका इंतजार करती है कि अभी आ जाएंगे, कहीं गए होंगे। पर दोपहर होती है, उसके बाद शाम होती है, पर वो नहीं आते। तो एक शाम को वो मतलब एक आहट सी होती है। सब लोगों में एक कुतूहल साया होता है कि गिरधारी कहाँ पे चला गया है, कहीं पे चला गया है। सभी लोग में एक प्रकार का क्या कहे कि एक गिरधारी कहीं पे चला गया है, वही माहौल साया होता है। तब एक शाम को उसकी पत्नी उनके पति का इंतजार कर रही थी। तब एक आहट सी होती है, तो उनके अंदर कुतूहल सा आता है और वो पत्नी वो उसके दरवाजे के पास जाती है। जो बैल बांधते थे उसकी जगह पे जाती है, तो उस जगह पे एक सफेद पागड़ी और उनका सफेद वस्त्र धारण करके गिरधारी खड़ा होता है। वो दौड़ के उनके पास जाती है
पर वो धीरे धीरे पीछे हटता है और अंधेरे के अंदर वो गायब हो जाता है। जो ये सब देख के वो गिरधारी की पत्नी थी वो अवाक हो जाती है, बेसुध हो जाती है और गिर जाती है। उसके बाद जो ओमकारनाथ होता है, जो उनके खेत थे, उसके पास वो जाता है, बेल लेके जाता है। तब गिरधारी है तो वो गिरधारी वो उसके जो पाड़ थी उसके पास खड़ा रहता है खेत के पास। तो उनकी सफेद पागड़ी और सफेद वस्त्र देख के वो गिरधारी भी वहां से भाग जाता है। तो इसीलिए जो शाम का जब अंधेरा का जो टाइम होता था, उस टाइम पे उस रास्ते को बंद किया जाता है। तो कभी कभी उस खेत के पाले के ऊपर बैठे हुए खड़े हुए गिरधारी को देखा जाता था। तो जो कुआं था, वो कुआं के अंदर किसी को कूदने की आवाज भी सुनाई देती थी। उस खेत में से रोने की आवाज भी कभी कभी आती थी। इस तरह यहाँ कहानी समाप्त होती है दोस्तों। पर प्रेमचंद जी ने जो सामाजिक वास्तविकता है उसको उजागर किया है। जो किसानों की पीड़ा है उसको बाहर लाए हैं और जमींदार की जो जमींदारों की जो अन्याय है उनके सामने उनको भी बाहर लाए हैं। जो गिरधारी है एकदम गरीब हो जाता है, टूट जाता है, आखिर वो भी इस दुनिया से चला जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सच्चा किसान था। वो कितने लोग हैं जो जमीन को प्रॉपर्टी मानते हैं, जमीन को वारसदार मानते हैं, जमीन को एक व्यापार के रूप में मानते हैं। पर कितने लोग ऐसे होते हैं कि जमीन को एक माँ मानते हैं, उनका स्वाभिमान मानते हैं, अपना पुरखों का नाक समझते हैं। आखिर जो जमीन में जन्मे वहीं पे वो पुत्र हो जाते हैं, जमीन को सर्वस्व मानते हैं। वैसे गिरधारी अपनी जमीन नहीं थी, पर उनकी साथ उनकी आत्मीयता का रिश्ता गढ़ चुका था। वो लगान देते थे, किसी और की जमीन थी पर उनके साथ उनका आत्मीय का रिश्ता बढ़ जाता है। तो वो घर में खा पी नहीं सके, पर वो जमीन के लिए और उनके जो खेत के लिए वो सब कुछ कर सके, पाक के लिए वो करने की कोशिश की ही। इसमें एक टॉपिक रह गया दोस्तों। जब हरखू की जब दिनकर जी जब गिरधारी की अंदर से इतनी विडंबना बढ़ जाती है कि वो जमीन तो किसी और की हो जाती है, पर वो उनका हल था, वो हल को बनाने के लिए वो जो मिस्त्री के पास जाता है, वो भूल जाता है कि जमीन मेरी किसी और की हो गई। फिर भी वो उसके पास जाता, कहता है कि आप मेरा हल ये जरा ठीक ठाक कर दो। तो फिर उनको जो मिस्त्री है वो उनको तो पता था, इसीलिए उसकी तरफ एक करुणा की दृष्टि से वो देखता है, दूसरा कुछ बोलते नहीं। फिर आखिर गिरधारी वो समझ जाता है जो नहीं होना था वो हमारे साथ हो गया है। इस तरह ये सुप्रसिद्ध कहानी थी प्रेमचंद जी की। जो बलिदान, सचमुच गिरधारी का जो बलिदान था वो सर्वश्रेष्ठ था। अपनी धरती के प्रति, अपनी जमीन के प्रति एक सच्चा किसान था। जो बात प्रेमचंद जी ने उजागर की वो बहुत तारीफ के काबिल है। थैंक यू दोस्तों।